केनेजियन इकोनॉमिक्स 1, इसमें आप ये सारा कुछ काट दें, डायरेक्ट आ जाएं कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में। ये आ गया जी, कीन साइकोलॉजिकल लॉ। कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कीन्स का नफ्सियाती कानून, सर्फ के मुतालिक नफ्सियाती कानून। सबसे पहले तो कंजम्पशन का आपको पता होना चाहिए। हमें जिन चीजों की जरूरियात है, उन जरूरियात को पूरा करने के लिए हम पैसों का खर्च करते हैं और वो चीजें खरीद के ले आते हैं। तो ये जो चीजें हम खरीद के लेके आ रहे हैं अपनी जरूरत की, खर्च करने की या इस्तेमाल करने की, उन्हें बोलते हैं कंजम्पशन। अब कंजम्पशन के मुतालिक कीन्स का नफ्सियाती कानून क्या है? कीन्स साहब ये फरमाते हैं कि जो जो लोग अमीर होते जाते हैं, इनकम उनकी ज्यादा होती जाए, उनकी कंजम्पशन भी ज्यादा होती जाती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात वो ये कहता है कि लेकिन उसकी कंजम्पशन की रेशो वो कम होती जाती है। मसलन लो इनकम वाला, वो अपनी इनकम का हो सकता है कि 100% ही खर्च कर रहा हो या 90% खर्च कर रहा हो। उससे जो अमीर शख्स है वो अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा होगा, उसे अमीर 70% खर्च कर रहा होगा, उसे अमीर 60%। जो जो इनकम में इजाफा होता जाए, कंजम्पशन में भी इजाफा होता जाता है, लेकिन वो इजाफा इतनी स्पीड से नहीं होता जितनी स्पीड से इनकम में इजाफा होता है। समझ लग गई ये बात? अगर सभी को लग गई है तो मुबारक हो, ये ला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यही थ्योरी पे बेस कर रहा है। ये लोगों की नफ्सियात है। जो जो अमीर होते हैं कंजम्पशन में इजाफा करते जाते हैं, लेकिन उतनी तेजी से इजाफा नहीं करते जितनी तेजी से उनकी इनकम में इजाफा हो रहा है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जो लोग अमीर होते जाएं, वो सेविंग में ज्यादा तेजी से इजाफा करते जा रहे हैं। एक ही बात है ना। एपीसी एक टर्म यूज होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये देखें क्या होती है, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आपकी बेसिकली एवरेज है, इनकम कंजम्पशन की एवरेज है। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो एक वैल्यू निकलेगी, और इसकी वैल्यू हमेशा वो कहता है कि 0 to 1 के दरमियान, ये इसकी रेंज होती है। अब एपीसी जीरो कभी भी नहीं हो सकती। पूछें क्यों? जीरो का मतलब है कि लोग 0% कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इनकम उनकी बेशक जीरो हो, कंजम्पशन जीरो कभी भी नहीं होती, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करनी होती है। तो ये जीरो नहीं हो सकता। एपीसी की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। पूछें जरा क्यों? सर। क्योंकि कोई भी शख्स वो जितना भी कमा रहा है, उसकी कोशिश होगी कुछ ना कुछ हिस्सा वो सेव लाजमी करे। तो अगर वो कुछ ना कुछ हिस्सा सेव कर रहा है, इसका मतलब है एपीसी की वैल्यू 1 नहीं है। 1 का मतलब है कंजम्पशन 100%। तो ये 0 to 1 के दरमियान रहती है वैल्यू। एपीसी की वैल्यू अगर 0.9 है, तो इसका मतलब हुआ कि लोग 90% कंजम्पशन कर रहे हैं, 10% सेविंग कर रहे हैं। समझ लगी बात? जी। बस ठीक हो गया। अब ये शुरू से मैं रीड करने लगा हूँ, यहाँ से बात इसकी डेफिनेशन है। द एवरेज tendency of part of people is this: whenever the income of people increase, they increase consumption, but not as much as their income increases. Done. Thus, according to Keynes law of consumption entirely depend on income. एक बात तो ये, वो इनकम पे ही डिपेंड करती है। दूसरी बात, रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज एन इंक्रीजिंग वन। इंक्रीजिंग रिलेशन ही है ना, इनकम में इजाफा हो रहा है तो कंजम्पशन में भी तो इजाफा हो रहा है। तो इसकी अगर हम स्लोप बनाएंगे तो वो पॉजिटिव ही बनेगी। जी सर। जी। नंबर 3 पे वो ये कहते हैं भाईजान कि नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन, जितना इनकम में इजाफा होता है कंजम्पशन में उतना इजाफा नहीं होता। अगर उतना इजाफा नहीं होता फिर तो नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, उतना ही इजाफा हो फिर प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। समझे बात? जी। अब ये नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन की वजह से ये कर्व जीरो के ऊपर से स्टार्ट होती है और यूं जाती है। ये नॉन प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल होता तो ये इस तरह जाती कर्व, जीरो से स्टार्ट होके किसी ना किसी एक स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज होती। कंजम्पशन ये नहीं बनती, ये बनती है। ऊपर वाला नॉन प्रोपोर्शनल है, नीचे वाला प्रोपोर्शनल है। चौथे नंबर पे, व्हेन कंजम्पशन डज नॉट राइज इन द सेम प्रोपोर्शन टू इनकम, सेविंग गो ऑन राइजिंग। मेरा ख्याल यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई। अब आगे उसने एक ये छोटा सा ये बना के टेबल समझा दिया है कि फर्ज करें इनकम 100 रुपये है, कंजम्पशन भी 100 रुपये है, फिर तो एपीसी इक्वल टू 1 हो गया। अब इनकम में 50 का इजाफा हो गया, 100 से इंक्रीज हो गया 150। इसका मतलब है चेंज इन इनकम ये 50 है, डेल्टा बाई डेल्टा बोलते हैं चेंज इन इनकम 50। इसी तरह कंजम्पशन 100 से इंक्रीज होकर 130 पे चलेगी तो चेंज इन कंजम्पशन 30 है। एक होता है एमपीसी, एक होता है एपीसी। एपीसी और एमपीसी में इधर फर्क मैं अभी बता देता हूँ।
एपीसी है सी ओवर वाई, एमपीसी है चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। तो ये इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग सी में चेंज कितना आया 30, वाई में चेंज कितना आया 50, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ गया 0.6। समझे बात? तो एमपीसी की वैल्यू भी 0 to 1 के दरमियान रहती है, ये भी 0 और 1 नहीं होती, इनके दरमियान कहीं पर रहेगी। और दूसरी बात, एमपीसी ये एपीसी से छोटा होता है हमेशा। एपी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर एपीसी निकालना चाहें तो सी ओवर वाई इसका फार्मूला है, सी भी 100 वाई भी 100, तो एपीसी की वैल्यू तो 1 निकल आई है। समझे बात? जी तो ये बहरहाल इस तरह से एपीसी और एमपीसी निकालते हैं, ये आपको निकालने भी आने चाहिए। आगे है जी इसकी अजम्पशंस। अजम्पशन में आपने यही बताना है सबसे पहले कि ये एक शॉर्ट रन मॉडल है और शॉर्ट रन में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा इनकम और कंजम्पशन का। नंबर 2 पे देयर इज नो चेंज इन टेस्ट हैबिट फैशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तमाम चीजें हमने फर्ज कर लेना है कांस्टेंट है। नंबर 3 पे रिच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें ये सोशलिज्म पे ला अप्लाई नहीं होगा, हमने फर्ज कर लेना है कैपिटलिज्म वो इकोनॉमी में चल रहा है। नंबर 4 देयर प्रिवेल नॉर्मल कंडीशंस इन इकोनॉमी। नॉर्मल कंडीशंस का मतलब समझते हैं, ना तो जंग लगी है, ते ना ही कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, ना ही कोई खुश्क साली है, ना ही कोई इस तरह का जल्जला आया है, सैलाब आया है। नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल पिच पे हम खेल रहे हैं। ओके जी, इतना ही काम आज रखें और ये लिखा हुआ मुझे चेक लाजमी करवा दें। आज इसकी हमने देखनी है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस कि अच्छा ये कीन्स का नफसियाती कानून है, ये तो हमें किताबी बातें तो समझ आ गई कि लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर ये है कि जो जो लोग अमीर होते जाएं वो कंजम्पशन में भी इजाफा करते जाते हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं करते इजाफा जितना इनकम में इजाफा होता है। नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है और एपीसी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान रहती है। ये बातें मैं समझ आ गई। अब इकोनॉमिक इसके कुछ मुआशी मुजमरात हैं, वो कौन कौन से हैं? इसके द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन इज दैट एमपीसी हमेशा 1 से छोटा रहेगा। उसकी लॉजिक मैंने कल आपको बताई थी, याद है किसी को? क्या बात है ये? तो ये 1 से जी छोटा इसलिए होता है क्योंकि लोग 100% खर्च नहीं करते, कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्लासिकल और कीन्स के दरमियान डिफरेंस की वजह यही है क्योंकि क्लासिकल वो कहते हैं कि सेविंग नहीं होती, कीन्स कहता है कि सेविंग होती है, क्लासिकल कहते हैं सेविंग नहीं होती। इसीलिए तो फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है हमेशा, लोग जितना कमाते हैं सारे का सारा खर्च कर देते हैं, जितनी कंजम्पशन होती है वो सारी प्रोडक्शन के इक्वल हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहती है। ये सारी बातें उस सूरत में है अगर सेविंग नहीं है। यहाँ पे कीन्स ने कह दिया कि एमपीसी 1 से छोटा होता है, इसका मतलब है लोग सेविंग करते हैं। लोग सेविंग करते हैं तो इसका मतलब है डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं होती। डिमांड अलग चीज है, सप्लाई अलग चीज है। अगर प्रोडक्शन हो सकती है, अगर लोग 100 रुपया कमा रहे हैं 90 रुपए खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है ओवर प्रोडक्शन हो गई है मार्केट में। 100 रुपया कमा रहे हैं इसका मतलब प्रोडक्शन तो 100 रुपए की हुई लेकिन कंजम्पशन 90 रुपए की हुई, तो ओवर प्रोडक्शन ही आ गई ना सोसाइटी में। ओवर प्रोडक्शन हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेज लॉ की नफी, निगेशन ऑफ सेज लॉ। सेज लॉ कहता है डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर रहती हैं, इसने ये कह दिया कि एमपीसी चूंकि <1 होता है इसलिए ओवर प्रोडक्शन हो सकती है। ये पहला पॉइंट हो गया, इसको पढ़ लो, इसमें कोई है पूछने वाली बात तो बता दें। जी दूसरा पॉइंट क्रूशियल इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की क्रूशियल इंपोर्टेंस है। कीन्स कहता है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में एक कंजम्पशन है एक इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन मतलब ये हाउस होल्ड ने करनी होती है और इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोड्यूसर ने करनी होती है, ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों जहां पे बराबर होते हैं वहां पे नेशनल इनकम निकलती है। दो मेन फैक्टर हैं, एक एग्रीगेट डिमांड एक एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन इन दोनों में से एग्रीगेट डिमांड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यही वजह है कि जो हमने इसका मैथमेटिकल किया था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले का, किसी को याद हो कि ना याद हो? मुझे याद है सब, जरा जरा ये मैंने करवाया था y = c+i। तो सी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की थी, आई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की थी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमने निकाल ली थी, C0 + I0 ओवर 1 - c। याद है? जी तो ये इक्वेशन एग्रीगेट डिमांड की है कि एग्रीगेट सप्लाई की है? डिमांड डिमांड की है। तो ये डिमांड ही हमने क्यों रखी मैथमेटिकल निकालने के लिए? क्यों? क्योंकि कीन्स कहता है कि एग्रीगेट डिमांड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका रोल ज्यादा आता है एग्रीगेट सप्लाई की निस्बत, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और कंजम्पशन भी हो रही है। और ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट तबके हैं इकोनॉमी के। तो जब एमपीसी 1 से छोटा होगा तो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम ज्यादा है उनकी कंजम्पशन के साथ, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन का उनको सामना करना पड़ेगा और ओवर प्रोडक्शन की वजह से बेरोजगारी होगी। और इस किस्म के फिनोमेना को फिर आप एग्रीगेट डिमांड अपनी
वो ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन आपकी कम होगी और बेरोजगारी खत्म होगी। तो एग्रीगेट डिमांड वो ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। डन। नंबर 3, टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल अभी आगे जाके हम चैप्टर नंबर 7 में सीखेंगे भी क्या होती है। वैसे इधर आपको बता दूं कि ये इस तरह की बनती है। उतार चढ़ाव बिजनेस एक्टिविटीज में होता रहता है। हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है। कोई भी सिचुएशन एक जगह पे मुसलसल नहीं है। और बड़े बड़े आपने इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी होगी। यहाँ लाहौर में एक जमाने में ना, शादरा में एक साइकिलों का ब्रांड होता था, सोहराब। पुराने जमाने की वो बाबा साइकिल जो होती थी ना, कहीं इधर आपको शायद नजर नजर आती है आज भी, लेकिन पहले इसकी बहुत तेजी थी। तो जब उस मोटरसाइकिलें इतनी नहीं थी इन मार्केट में, साइकिलें ज्यादा इन थी, तो सोहराब साइकिल का एक नाम था। एक ही ब्रांड था, साइकिल जिसने भी खरीदनी है माइंड में एक ही आता था कि सोहराब साइकिल, सोहराब साइकिल। पूरी पाकिस्तान में इसकी डिमांड थी और बड़े बड़े दूर से यहाँ पे लोग आते थे। बड़ा वो पैसे वाली ये सामी थी पूरा इसका। इसकी फैक्ट्री देखें तो पूरा महल टाइप थी। वक्त का फिर आया पलटा और साइकिलों का दौर हो गया खत्म, मोटरसाइकिलें आ गई और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, या वो पुराने लोग मर मरा के आगे नई जनरेशन आई, उन्होंने इस तरह से नहीं संभाला। आज आप इधर शादरा से गुजरते हैं सोहराब की फैक्ट्री के आगे से, तो आपको वो बिल्कुल एक समझ लें कि नाकिस हालत की एक बिल्डिंग मिलती है, ताले लगे हुए हैं। कभी उधर मैंने किसी परिंदे को भी नहीं देखा कि उधर से गुजर ही जाए, इतनी मिट्टी तह तह तक जमी हुई है उसकी। तो एक टाइम था वहां पे, दौलत की रेल बेल थी, हजारों की तादाद में मुलाजिम थे वहां पे, और आज उधर लगे हुए हैं ताले। तो हर अरूज को जवाल है। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल है। निराला स्वीट का एक जमाने में बड़ा नाम हुआ था इधर लाहौर में, बल्कि पाकिस्तान के बाहर से किसी ने आना है लाहौर, और वो निराला स्वीट उसकी मिठाई एक सौगात समझ के लेके जाता था। अब खलीफा कताई उसका ट्रेंड चला हुआ है यहाँ पे, वो काफी फेमस है। लेकिन एक जमाने में निराला स्वीट, और आज आप निराला स्वीट का कहीं पे नामो निशान नहीं देखेंगे। लाजमी होता है ये बेसिकली है कि इंडस्ट्री से अगर इसको एग्रीगेट लेवल पे ले जाएं तो मुल्क की सतह पे चली जाती है बात, और ममालिक पे ले जाए तो पूरी दुनिया पे चली जाती है। ये इसकी बेशुमार रीजन बनती हैं बिजनेस साइकिल आने की। जिस तरह पीछे कोविड आया, कोविड-19, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, और ये वर्ल्ड की इकोनॉमी ये ऊपर से इस तरह नीचे आई है, डिप्रेशन की सूरत हाल थी। और बाद औक़ात इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, बारिशें अच्छी लग गई जो फसलों के लिए सूटेबल होती हैं, धूप अच्छी लग गई, तो इकोनॉमी बूस्ट होना शुरू होती है और वो पहुंच जाती है अपने बूम के ऊपर। तो बहरहाल ये बूम पे भी नहीं टिकती, डिप्रेशन पे भी नहीं टिकती, ये मूव करती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, अप डाउन अप डाउन। और ये अप डाउन उसी सूरत में आएंगे अगर आप कीन्स की थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि क्लासिकल की थ्योरी में अप डाउन है ही नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट ही है उधर, अप 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 ही है बस। बात समझ लग रही है? तो ये लॉजिकली ज्यादा है, और केन्स की थ्योरी ही बेसिकली ये ट्रेड साइकिल बनने की वजह बनती है। टर्निंग पॉइंट ट्रेड साइकिल का ये टर्निंग पॉइंट है, ये ऊपर से नीचे ये टर्निंग पॉइंट है, नीचे से ऊपर गई ये टर्निंग पॉइंट है। तो केन्स की थ्योरी को समझेंगे तो आपको बिजनेस साइकिल के टर्निंग पॉइंट समझने में आसानी होगी। क्लासिकल की थ्योरी को देखेंगे तो फिर ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। अवर सेविंग इकोनॉमी, केन्स की इकोनॉमी अवर सेविंग इकोनॉमी है, जिसमें लोग सेविंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं, 100% कंजम्पशन नहीं करते। 100% कंजम्पशन नहीं करते, सेविंग उनकी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा हो। बहरहाल आगे आगे एडवांस लेवल की अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इसका एक बड़े मजे की एक आगे लॉजिक है एवर सेविंग इकोनॉमी की, जिसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। मेरे चैनल पे इस नाम से वीडियो भी मौजूद होगी। उसमें ये हमने सीखा कि जो जो लोग सेविंग ज्यादा करने को प्रेफर करते हैं, एट द एंड उनकी सेविंग पहले से भी कम हो जाती है। तो इसके नुकसान भी हैं, लेकिन बहरहाल कीन्स उसकी इकोनॉमी एवर सेविंग इकोनॉमी है। इनकम प्रोपेगेशन on the basis of MPC less than 1, Keynes has presented the concept of investment multiplier। उसने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ये प्रेजेंट किया है। आगे जाके आप अगले चैप्टर में सीखेंगे मल्टीप्लायर क्या होता है, किस तरीके से इकोनॉमी में वर्क करता है। बेसिकली होता ही है कि अगर आप सरमायादारी में 100 रुपए का इजाफा करें तो कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाता है। वो कितने गुना इजाफा होता है डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू पे। मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है तो 4 गुना इजाफा हो जाएगा, 5 है तो 5 गुना इजाफा हो जाएगा। मल्टीप्लायर क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसका रोल क्या होता है, आगे जाके सारा सीखेंगे। अभी इधर फिलहाल इतना याद रखें इसको। और फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं, ज्यादा ये कल आपको करवाऊंगा, आज सिर्फ इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ये याद कर रखें।